Good evening, everyone. Good evening, Khushi. Good evening, Akhila. Good evening, Krishna. Good evening, Astha. Good evening, Aarti. Good evening, Anjali. Good evening, Kamini. Good evening, Reshma. Good evening, Vaishnavi. Good evening, Soumya. कृष्णा, आप रेगुलर आ रहे हो क्या क्लास में? और खुशी, आप रेगुलर आ रहे हो? ठीक है। तो आज जो है आपका, मैंने आपको बता दिया था, बायोटेक वाली कंप्लीट यूनिक यूनिट का टेस्ट है। 2 चैप्टर ही है ना उसमें। ठीक है। 2 है या 3 है? दो है। ठीक है। तो उन 2 का ही टेस्ट होगा अभी आपका क्लास के बाद, और मैंने शेड्यूल भेज दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लीज प्रिपेयर कर लेना। ठीक है। और ये है कि अब लाइक इसी तरीके के टेस्ट आपके मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, और क्वेश्चंस देखो वही रहेंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि और ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी जरूरत नहीं है। उसी को आप बार बार रिवाइज करो, वही जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं आपके सारे। ठीक है। उसके बाद जब लाइक मतलब मेरे को फुल सिलेबस टेस्ट लेना होगा, फिर उसमें आपको क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट मिलेंगे। तो अभी जो है आपने जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करे थे, वही क्वेश्चंस आपको मिक्स होकर मिलेंगे अपने वाले टेस्ट में। ठीक है, जो अब आपका टेस्ट होगा। तो आज बायोटेक का टेस्ट है, और बाकी फिर कल परसों का पूरे हफ्ते का मैंने शेड्यूल डाल दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग प्लीज रिवाइज करते रहना, एंड टेस्ट को प्लीज सीरियसली ले लेना। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो क्या कर रहे थे, आप एक एक चैप्टर कर रहे थे, लेकिन अब आप एक एक यूनिट करोगे। ठीक है। तो ये है कि उतनी स्ट्रेंथ आपको रखनी कि भाई हाँ, हमें 2 चैप्टर 3 चैप्टर रिवीजन अच्छे से करना है। तो प्लीज उसका ध्यान रखना। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और जो कि न्यूक्लियाई है। एटम के साथ ही है, बल्कि एटम से न्यूक्लियाई एक साथ ही है। वैसे क्या होता है, मतलब क्या बोलते हैं, अलग अलग भी पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है। तो अभी तक एटम वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, एटम के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, मतलब न्यूक्लियस के बाहर बाहर जो चीजें थी उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब न्यूक्लियस के जो अंदर चीजें हैं उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। न्यूक्लियस के जो अंदर चीजें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड ये चैप्टर भी इजी है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर लाइक आपका एटॉमिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और एटम्स वाले चैप्टर के क्वेश्चंस किए क्या किसी ने? यस सर। हो पा रहे हैं? यस सर, हो रहे हैं। हाँ, तो करते रहो प्लीज, क्वेश्चंस करते रहो। ठीक है। चलो। तो अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस वाला चैप्टर है, तो न्यूक्लियस आपको पता ही है भाई क्या होता है। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने ही बताया था लाइक न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है। सबसे पहले कि भाई एटम होता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने लाइक सबसे पहले बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में, अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था,
कि भाई जो एटम होता है उसमें जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है वो हॉलो होता है, एंड सेंटर में उसके क्या होता है, एक कंसेंट्रेटेड फॉर्म में एक लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पे। तो ये मान लो क्या है, आपका न्यूक्लियस है, एंड इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहते हैं, आपके ऑर्बिट्स रहते हैं, और इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं अलग अलग ऑर्बिट में। ठीक है, ऑर्बिट वगैरह के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। एंड ये जो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक तो न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रेवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये जो इनका जो सम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और ये होता है आपका एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, देखो एटॉमिक मास एक अलग चीज होती है, एटॉमिक मास नंबर एक अलग चीज होती है। ठीक है, एटॉमिक मास जो आप करते हो, मतलब एटॉमिक मास जो आप कैलकुलेट करते हो, वो आपका ग्राम या फिर किस में होता है, ग्राम या फिर केजी में होता है। लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो है वो क्या बताता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम है न्यूक्लियस के अंदर वो कितना है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, और एक आपका क्या होता है, जेड होता है। जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। जेड का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये जो एटॉमिक नंबर होता है, ये ऑलवेज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ऑलवेज इक्वल टू किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बराबर भी होता है, लेकिन किसमें, जब आपका एटम ग्राउंड स्टेट या न्यूट्रल स्टेट में हो। यानी कि एटम के ऊपर अगर नेट चार्ज जो है उसकी वैल्यू अगर जीरो है, यानी कि न्यूट्रल स्टेट में है, तो उस केस में एटॉमिक नंबर आपका इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर भी होता है। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, या बोल सकते हो नो नेट चार्ज, नो नेट चार्ज। मतलब ये है कि आपका एटम आयन की फॉर्म में नहीं होगा, ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा जिससे हम उसको कैटायन बोल सकते हैं, ना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा जिससे हम उसको एनायन बोल सकते हैं। तो ये आपकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। दो चीजें प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्लस सॉरी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। एंड न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के नंबर को अगर जब हम जोड़ देते हैं, तो जो हमें एक नंबर मिलता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम का सपोज ये है। ठीक है, तो ये सोडियम है, तो सोडियम में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। ठीक है, और लास्ट वाले में कितना होता है, एक होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है, 11। 11 होता हैविंग। है। ठीक है, 11 होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर। तो 2,8,1 इसका सिंपल वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है। तो यहाँ पर आपको ये पता है कि भाई इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11 है। तो Z से हम, Z जो सिंबल होता है उससे हम एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं। तो Z यहाँ पर कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, अब अगर Z 11 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोटॉन का नंबर तो 100% 11 के बराबर होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में हम तभी बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन बराबर 11 के बराबर तभी होंगे जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर मान लो ये Na लिखा है खाली, मतलब टोटल ऊपर चार्ज कितना है, जीरो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर भी एटॉमिक नंबर के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि 11 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया Na प्लस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन वहां से अपनी जगह छोड़कर जा चुका है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है वहां पे। तो सोडियम ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो उस केस में उसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो 10 हो जाएंगे। तो Na प्लस में आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी एटम के ऊपर चार्ज होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स वेरी करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स टोटल में से कम हो जाएंगे, और जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे उसके ऊपर उतने इलेक्ट्रॉन्स टोटल में ऐड हो जाएंगे। और अगर कोई भी चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज जीरो है किसी एटम के ऊपर, तो उसके इलेक्ट्रॉन का नंबर आपके एटॉमिक नंबर के बराबर ही होगा।
ठीक है। और हमें एक चीज ये भी पता है कि इसका जो एटॉमिक मास नंबर होता है कितना होता है भाई, पता है किसी को? सर 23। 23 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो कितना होता है? 23 होता है। तो अब ये 23 का मतलब क्या है कि ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कौन कौन? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उसका टोटल सम कितना है? 23 के बराबर है। तो हमें पहले से ये पता है कि भाई प्रोटॉन यहाँ पर कितने हैं? 11 के बराबर है। और अगर हमें यहाँ पर न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो वो कैसे निकाल सकते हैं? एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास नंबर में से अगर हम प्रोटॉन का नंबर माइनस कर दें, 23 में से अगर 11 माइनस कर दे तो कितना आएगा? 12 आएगा। इसका मतलब न्यूट्रॉन्स यहाँ पर कितने हो गए? 12 हो गए। तो 12 न्यूट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। टोटल सम कितना आता है? 23 आता है, जो उसका एटॉमिक मास नंबर डिफाइन करता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो आपके कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर है। और उन दोनों के नंबर के सम को ही हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक और चीज समझनी है कि भाई सारे जितने भी प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, जितने भी प्रोटॉन्स हैं, सारे प्रोटॉन्स के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी वो इतनी छोटे से स्पेस में कैसे रह ले रहे हैं? यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि एक छोटा सा कमरा है, एंड उस छोटे से कमरे में क्या है कि बहुत कम जगह है, एंड बहुत कम जगह होने के बावजूद भी क्या है, वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सारे के सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है। तो मतलब ये है कि सबका नेचर कैसा है? सबका नेचर एक जैसा है। तो लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जब सबका नेचर एक जैसा है तो फिर भी इतने छोटे से स्पेस में वो लोग कैसे रह पा रहे हैं? क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अगर ये सारे के सारे प्रोटॉन्स हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इतने छोटे से स्पेस में वो आकर कैसे रह रहे हैं? जबकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इनको रिपेल करके न्यूक्लियस को फोड़ देना चाहिए, यानी कि न्यूक्लियस से बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं। ठीक है, तो इतने सारे प्रोटॉन्स जब इतने छोटे से स्पेस में न्यूक्लियस के अंदर एक साथ बैठे हुए हैं और उनमें बहुत ज्यादा रिपल्शन भी हो रहा है, फिर भी वो एक साथ है। तो यहां पर एक फोर्स का नाम यहां पर आता है जिसका नाम होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो एक फोर्स यहां पर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो इन सारे प्रोटॉन्स को एक साथ न्यूक्लियस के अंदर बांध कर बैठा हुआ है। यानी कि न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो आपका रिपल्सिव फोर्स है, उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगा हुआ है। मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स है पूरे नेचर में। अगर आप पूरे नेचर की बात करो, जो कि नेचर में काफी सारे तरीके के फोर्सेस होते हैं, चाहे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, चाहे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, चाहे कोई और तरीके का फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, सब में सबसे ज्यादा जो आपका ताकतवर फोर्स है वो कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि ये एक ऐसा फोर्स है जिसने पॉजिटिव चार्जेस को एक साथ बांध के रखा हुआ है। तो पॉजिटिव चार्जेस में सोचो जितना रिपल्शन हो रहा होगा, उस रिपल्शन से ज्यादा इस फोर्स की वैल्यू होगी, तभी ये फोर्स सारे प्रोटॉन्स को एक साथ लेकर बैठा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियस के अंदर जो आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है? आपके प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इन दोनों को हम कभी कभी कलेक्टिवली जो है न्यूक्लियॉन्स भी कह देते हैं। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को या इन दोनों के कलेक्शन को हम न्यूक्लियॉन्स भी कह देते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स अगर कहीं पर टर्म आता है तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना बेसिक सभी को क्लियर हो गया है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इन एवरी एटम द पॉजिटिव चार्ज इज डेंसली कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम फॉर्मिंग इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि हर एटम के बीच में एक छोटा सा कंसंट्रेटेड फॉर्म में डेंस सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है। पॉजिटिव के साथ न्यूट्रॉन्स भी, न्यूट्रॉन्स के ऊपर लेकिन कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है A nucleus has a structure of its own. It consists of protons and neutrons. तो ये हमने देख लिया, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है यहाँ पर,
The unit to express atomic mass is called atomic mass unit. Atomic mass unit is defined as 1/12 mass of carbon atom. ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. ठीक है, ये आपके केमिस्ट्री में भी काम आएगा अगर आपने केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा था. ठीक है, तो थोड़ा सा उस टॉपिक का भी रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे. तो पहली चीज एक तो ये याद रखना कि जब भी आप किसी एलिमेंट का मास ले रहे हो, ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट अगर आप ले रहे हो किसमें, ग्राम्स में. ठीक है, तो कोई मेरे को ये बता सकता है कि अगर हम ग्राम्स में एलिमेंट का मास लेते हैं तो वो कितने क्वांटिटी का मास होता है, किसी भी एलिमेंट का कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास होता है, किसी को पता है? तो देखो, अगर आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हो और अगर आप उसका मास ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसके 1 मोल क्वांटिटी का मेजरमेंट बता रहे हो कि 1 मोल क्वांटिटी का मास कितना है. ठीक है, आपको ये बताएगा कि 1 मोल क्वांटिटी कितनी होती है, बोलो. एवोगैड्रो नंबर के बराबर. एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 फिर आगे into 10⁻⁻23 -23. -23 कैसे हो जाएगा? -23 में तो एक एटम भी नहीं बनेगा. +23 होता है. ठीक है, तो 1 मोल क्वांटिटी का मतलब होता है कि आप 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के मास की बात कर रहे हो. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि भाई अगर कभी भी आप एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट लेते हो, चाहे आप सोडियम ले लो, हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, लिथियम ले लो, पोटेशियम ले लो, आयरन ले लो, कोई भी अगर आप एलिमेंट लेते हो, ठीक है, तो उस एलिमेंट में अभी आपने एक चीज देखी थी कि जो एटॉमिक मास नंबर होता है एक्चुअली में मैग्नीट्यूड वही सेम रहता है, लेकिन उस मैग्नीट्यूड के आगे अगर आप ग्राम लिख देते हो तो वो जो ग्राम क्वांटिटी होती है, ग्राम का मतलब कि वजन तोल रहे हो, उस एलिमेंट का वजन किस में तोल रहे हो, ग्राम में तोल रहे हो. जैसे आप कोई भी चीज लेते हो, आटा लेते हो, चावल लेते हो, तो आप कहते हो कि 250 ग्राम दे दो, 400 ग्राम दे दो, तो ये वही ग्राम है. अगर ये आप ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट के 1 मोल क्वांटिटी के मास के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि 6.022 या 23 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के मास की बात कर रहे हो. ठीक है, तो 1 मोल मतलब बेसिकली ऐसे ही जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं. ठीक है, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, जैसे आपको पता है एक दर्जन केले में 12 केले होते हैं. ठीक है, या फिर मतलब कुछ भी और हो सकता है. तो वैसे ही आपका मोल क्वांटिटी होता है. मोल का मतलब ये होता है कि 6.023 इंटू 10⁻23. ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे को 1 मोल चावल के दाने दे दो तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि 6.023 इंटू 10⁻23 चावल के दाने दे दो, जो कि बहुत ज्यादा होता है. अब इस क्वांटिटी को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो एक्चुअली में क्वांटिटी इतनी होगी 6023, उसके आगे 20 जो है जीरो लगा दो. ठीक है, तो ये क्वांटिटी आपकी पूरी होगी जब आप 10⁻23 के जीरोस यहाँ पर फिट करोगे, क्योंकि 6.023 है. तो जब आप डेसिमल को यहां से लेके यहां तक लाओगे तो 3 जीरो तो यही खत्म हो जाएंगे, उसके बाद 20 जीरो आप और लगा दोगे तो आपका डेसिमल यहां पहुंच जाएगा, आगे 0.0 लगा सकते हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. तो इतना बड़ा नंबर होता है 1 मोल क्वांटिटी. तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई मेरे पास अगर सोडियम है, और सोडियम कितना है, सोडियम का एटॉमिक मास नंबर अभी हमने कितना देखा था, 23. अगर इसी 23 के आगे मैं ग्राम लिख देता हूं तो इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि भाई 1 मोल सोडियम के एटम्स होंगे इसमें. 1 मोल सोडियम एटम का जितना मास होगा वो कितना होगा, 23 ग्राम्स के बराबर होगा. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं क्लोरीन कह रहा हूं, क्लोरीन का मास किसी को याद है, क्लोरीन का मास नंबर या मास एटॉमिक मास? 37.5 है क्या? नहीं, 35.5 होता है. ठीक, 35.5. 35.5 होता है. अगर मैं इसमें ग्राम लिख दूं, इसके आगे ग्राम लिख दूं तो इसका मतलब है कि मैं 1 मोल क्लोरीन एटम्स के मास की बात कर रहा हूं. ठीक है, तो मतलब ये है कि 6.023 इंटू 10⁻23 क्लोरीन के एटम्स जो होंगे उसका मास 35.5 ग्राम्स के बराबर होगा. तो एक चीज आपने यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है कि जो भाई एटॉमिक मास नंबर होता है वो एक्चुअली में क्या होता है,
वो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास, मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नंबर्स का सम होता है। लेकिन दूसरी चीज ये भी याद रखनी है कि जो एटॉमिक मास नंबर किसी भी एलिमेंट का होता है, अगर उसके आगे आप ग्राम लगा दो, उसकी क्वांटिटी आप ग्राम में चेंज कर दो, तो वो अगर ग्राम क्वांटिटी जो बन गई है, वो जो टोटल मास होता है ग्राम में, वो किस चीज का होता है, उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के 1 मोल एटम्स का मास होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपने थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अगर मान लो यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात कर लूं मैं, O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, कोई बताएगा? 32 ग्राम। 32, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का होगा 32 ग्राम्स, अगर मैं ग्राम्स में बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास कितना 16 होता है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर बात की जा रही है तो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। तो 32 ग्राम का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन के एटम्स का मास होगा, 1 मोल O2 एटम्स का मास होगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे कह दूं कि ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे, 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे, तो यहां पर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब इस पूरी क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कहने का मतलब है कि 2 मोल ऑक्सीजन का मास होगा, 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास होगा। ठीक है, ऊपर ये गलत लिख दिया, ये एटम्स नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, 1 मोल O2 मॉलिक्यूल का मास होगा। तो ये आपने जो है थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने इस मास को ग्राम की जगह यूनिट में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मास ऑफ एलिमेंट जो है, मास ऑफ एलिमेंट इन एएमयू, जिसे आप एटॉमिक मास यूनिट कहते हो, या फिर आजकल जो नई बुक्स आ गई हैं, या जो मतलब काफी टाइम से आ भी रही हैं, तो मतलब 4-5 साल से इन्होंने एक नई यूनिट यूज कर दी है, एएमयू की जगह सिर्फ यू लिखते हैं, एंड इस यू को हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास बोलते हैं। ठीक है, और ये एएमयू क्या होता है, ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये जब भी आप मास ले रहे हो एलिमेंट का, किसमें, एएमयू में और यू में, तो ये आपको मास किस चीज का देता है, ये आपको देता है मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, तो ये चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान रखना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास सोडियम का जो मास है, या जो सोडियम की क्वांटिटी है, वो कितनी है, 23 यूनिट के बराबर है, या 23 एएमयू के बराबर है, तो ये 23 एएमयू या 23 यूनिट ये किसके बराबर होगा, ये मेरा 1 एटम ऑफ सोडियम के मास के बराबर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि जब भी आप मास जो भी ले रहे हो किसी भी एलिमेंट का, देखो मास तो आपको वही लेना है जो मास नंबर होगा, बस यूनिट उसकी चेंज हो जाएगी कि आप उसको ग्राम में ले रहे हो या फिर एएमयू या फिर यू में ले रहे हो। एएमयू और यू का मतलब दोनों का सेम ही है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट बोलो या यूनिफाइड मास बोलो, एक ही बात है। लेकिन अगर आप किसी भी एलिमेंट का मास ग्राम में ले रहे हो, तो आप उसके 1 मोल क्वांटिटी के मास के बारे में बता रहे हो, यानी कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जो 1 मोल एटम होंगे या 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे, उतने का मास, उतना वो आपका ग्राम में होगा। लेकिन अगर वही जो मास है, अगर आप यूनिट में ले लो या एटॉमिक मास यूनिट में ले लो, मतलब यूनिट आपने चेंज कर दी, तो वो जो मास होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एक सिंगल एटम के मास के बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बस डिफरेंस यही है कि जब भी आप मास को ग्राम में लोगे, तो वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के 1 मोल क्वांटिटी के मास के बराबर होगा। और अगर आप मास को यू या फिर एमयू वाली यूनिट में लोगे, जो कि यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास वाली यूनिट है, तो वो आपका जो मास है वो आपके एक सिंगल एटम का मास होगा। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको ये पता करना है कि भाई 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर होता है, तो इसका भी मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास है कि मान लो मैंने कहा कि सोडियम का जो मास है, ठीक है, अगर मैंने सोडियम कितना लिया, 23 ग्राम्स लिया, अब मैं ग्राम में ले रहा हूं, तो 23 ग्राम सोडियम का जो मास है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उसमें होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम्स, ये इतने का मास होगा। ठीक है, अगर मैं 23 ग्राम सोडियम कह रहा हूँ कि लो भाई मेरे पास 23 ग्राम सोडियम है, तो मैं आपको कितने एटम्स दे रहा हूँ, टोटल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स दे रहा हूँ, क्योंकि उतने एटम के मास के बराबर है वो क्वांटिटी, कितनी, 23 ग्राम सोडियम। ठीक है,
अब इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स का जो मास है, सोडियम एटम्स का जो मास है कितना हो जाएगा, 23 ग्राम हो जाएगा। मतलब क्या करा, लेफ्ट वाली साइड को राइट पे लिख दिया, राइट वाली साइड को लेफ्ट पे लिख दिया। ठीक है, कहने का मतलब वही सेम है कि 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स का मास कितना हो गया, 23 ग्राम हो गया। ठीक है, अब मैं यहां से अगर एक सोडियम एटम का मास निकालना चाहूं, ठीक है, अगर वन सिंगल एटम का मास निकालना चाहूं यहाँ पे, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, बताओ क्या करेंगे, बोलो भाई। जब इतनी क्वांटिटी का मास इतने के बराबर है तो मेरे को वन का निकालना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड। डिवाइड करेंगे। ठीक है, 23 को 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे और ये हमें मास कितना मिल जाएगा, ग्राम्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें जो मास मिलेगा वो ग्राम्स में मिल जाएगा। आ गई बात समझ में। तो आपको क्या समझना है कि ये जो क्वांटिटी बेसिकली मिलती है, ठीक है, कौन सी क्वांटिटी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 23, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। और मैंने अभी आपको एक चीज ये बताई थी कि एक Na एटम का जो मास है, एक सिंगल सोडियम एटम का जो मास है, कितने के बराबर होता है, बोलो। अरे एक सिंगल एटम का मास कितने के बराबर होगा, सोडियम एटम के सिंगल एटम का मास, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रो नंबर के बराबर कैसे हो जाएगा, जब हम सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कौन सा ग्राम में मास लिया है। अरे मैंने अभी आपको बताया तो था यहाँ पर ऊपर, ये यहाँ पर नहीं बताया है कि अगर आप यूनिट या फिर एएमयू में मास लेते हो तो वो आपका एक सिंगल एटम का मास होता है। तो ये बताओ कि एक एटम का मास कितना होगा फिर, अरे भाई एक सिंगल एटम का मास जो है सोडियम एटम का, वो 23 एएमयू के बराबर नहीं होगा क्या, बोलो। यस सर। 23 एएमयू या फिर 23 यू लिख सकता हूँ ना, यही चीज तो मैंने अभी आपको ऊपर समझाई थी कि जब भी आप किसी एलिमेंट का मास यूनिट या फिर एएमयू यूनिट या फिर एटॉमिक मास यूनिट यू या फिर एएमयू में ले रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि हम उसके एक सिंगल एटम के मास के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने यही चीज आपसे यहां पर पूछी कि भाई अगर मेरे पास एक सिंगल सोडियम एटम होगा तो उसका मास कितने के बराबर होगा, तो कितने के बराबर हो जाएगा, 23 एटॉमिक मास यूनिट या 23 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहां पर देखोगे कि ये जो मैंने मास निकाला है, ये भी मैंने एक सिंगल एटम का मास निकाला है, किसका, सोडियम का। और ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है ग्राम में। ठीक है, ये जो मास आ रहा है मेरा किस में आ रहा है, ग्राम में आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो इक्वेशन हमारी बनी है, ये वाली और एक ये वाली, क्या इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम दिख रहा है आपको, बोलो। यस सर। तो क्या हम इसके राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को अगर मैं इक्वेट करता हूं दोनों का, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1/6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 23 ग्राम्स, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर होगी, 23 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगी। ठीक है, 23 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगी। ठीक है, तो अब 23 से ये 23 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू जो भी आ रही है, ये कितनी आ जाएगी, 10⁻23 ग्राम्स के बराबर। ठीक है, आया समझ में ये। यस। ठीक है, और यही जो वैल्यू हमको कैलकुलेट करके मिलती है, मतलब ये यहाँ पर जो भी कैलकुलेट करके आंसर आएगा, ठीक है, इसी के लिए हम वापस यहाँ पर चलते हैं।
देखो वो जो कैलकुलेट करके आपको वैल्यू मिलेगी ना, वो आपको ये वैल्यू मिलेगी। मतलब जब आप उसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। ये 1 यूनिट या 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू किसमें, केजी में। मतलब वो ग्राम में आ रहा था तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो केजी में चेंज हो जाएगा। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। और यही जो वन यूनिट होता है या फिर ये जो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है, ये एक्चुअली में किसकी वैल्यू है, इसको इसको इसका जो हमने रेफरेंस लिया है वो C12 कार्बन 12 के आइसोटोप से लिया है। यानी कि कार्बन 12 का जो मास है, यानी कि जो कार्बन होता है, ठीक है, तो कार्बन जो है लाइक आइसोटोप वाली फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस तरीके से, 6C12, 6C13 और 6C14। तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप का मतलब क्या, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें से जो 6C12 वाला आइसोटोप होता है कार्बन का, इसका अगर हम मास ले लें, ठीक है, इसका अगर हम मास ले लें और उसको 12 से डिवाइड कर दें, इसका अगर हम मास ले लें किसमें, केजी में, और उसको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें या 1/12 से हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, 1/12 से मल्टीप्लाई करो या 12 से डिवाइड करो, एक ही बात है, तो हमको जो वैल्यू मिलती है वो एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू मिल जाती है जो कि 1.66 इंटू 10⁻27 केजी के बराबर होती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में ये वाली? सर एक बार फिर से बता दीजिए। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कार्बन जो है ना, कार्बन का जो एटम होता है, कौन सा वाला, कार्बन का जो 12 वाला जो आइसोटोप है, यानी कि जिसका मास 12 होता है, अगर हम उसका एक सिंगल एटम लेते हैं, ठीक है, और उसके उसका मास लेते हैं अगर केजी में, और उसको अगर हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो देखो ना यहाँ पर बेसिकली कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये खाली कार्बन उर्बन लेने का तो बस ये फालतू का तरीका है। यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो, अच्छा ये बताओ, अगर मैं 12 ग्राम कार्बन ले रहा हूं तो ये कितनी क्वांटिटी के मास के बराबर होगा, ये बता दो बस। अगर मैं 12 ग्राम कार्बन ले रहा हूं तो कितने कार्बन के पार्टिकल्स का मास होगा ये? अरे ये तो बता दो भाई, जब ग्राम में अगर किसी का मास लेते हैं तो एक कितनी क्वांटिटी के मास के बराबर होता है? बोलो। जब हम 1 मास मोल। एलिमेंट का ग्राम में लेते हैं तो वो कितनी क्वांटिटी के मास के बराबर होता है? 1 मोल। 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है। तो 12 ग्राम अगर कार्बन ले रहे हैं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 12 होता है, और उस 12 के अगर आगे आपने ग्राम लिख दिया तो ये जो 12 ग्राम क्वांटिटी बनेगी कार्बन की, इसके अंदर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मास होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इस चीज को मैं वैसे भी लिख सकता हूं कि 12 ग्राम कार्बन अगर आप ले रहे हो तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स के मास के बराबर होगा। ठीक है, या फिर मैं इसको थोड़ा घुमा के उल्टा करके भी ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स का जो मास है, ठीक है, कार्बन एटम्स का जो मास है यहाँ पर, वो कितने के बराबर होगा, 12 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, बस ऐसा करके मैंने लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पर एक कार्बन एटम का मास निकालना चाहूं, एक कार्बन एटम का अगर मैं मास निकालता हूं, तो क्या वो 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम के बराबर हो जाएगा? ठीक है, इतना समझ आ गया। यस सर। यस सर। अब एक कार्बन का एटम का मास ये हो गया। अब दूसरी चीज मैंने आपको जो बताई थी वो ये बताई थी कि जब भी आप एक सिंगल एटम का मास लेते हो तो उस मास का आप क्या करते हो, एएमयू में उसको मतलब लिख देते हो, एएमयू में रिप्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कार्बन ले रहा हूं और कार्बन में कितना ले रहा हूं, 12 एएमयू ले रहा हूं, देखो मास नंबर वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस यूनिट चेंज होने से फर्क आ जाएगा। अगर आप ग्राम में वो मास ले रहे होगे तो आप बात कर रहे हो 1 मोल क्वांटिटी कार्बन की, और अगर आप इसी यूनिट को एएमयू लिख देते हो तो आप कितने एटम की बात कर रहे हो यहाँ पे, बताओ? एक एटम। एक एटम की, ठीक है, 1 सिंगल एटम ऑफ कार्बन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो एक एटम का मास ये हो गया, मतलब एक एटम ऑफ कार्बन।
या आप इसको ऐसे लिख लो कि एक कार्बन एटम का जो मास है, ठीक है, वो कितने के बराबर हो गया, 12 AMU के बराबर हो गया। तो ये वाली जो इक्वेशन आई, फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली, क्या आपको इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम दिख रहे हैं, एक कार्बन का एटम का मास और एक कार्बन एटम का मास? यस सर। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल, मतलब वो इक्वल रख सकते हैं। यानी कि 12 AMU की जो वैल्यू है वो 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 12 AMU की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगी, 12 मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे लिख लें 1.6022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स के बराबर हो जाएगी। दोनों का राइट हैंड साइड मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। आगे बात समझ में? अब देखो वापस से क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, 1 AMU की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स के बराबर आ गई। और ये वही सेम वैल्यू आपको दोबारा से मिल गई जो आपने यहाँ पर सोडियम के लिए कैलकुलेट की थी ऊपर। सोडियम के लिए भी हमने सेम तरीका अपनाया था और हमको वही सेम वैल्यू मिली थी, और यहाँ पर भी वही सेम वैल्यू मिली है। और इसको जब आप सॉल्व करते हो, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपको ये वाली वैल्यू मिलती है जो ये लिखी हुई थी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.660539 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, अब समझ आया? यस ठीक है। सर। और यही जो क्वांटिटी होती है एटॉमिक मास यूनिट की, इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई जो कार्बन एटम का मास होता है उसका 1/12 होता है ये। तो देखो यही तो हमने करा था, यही तो हमने यहां पर करा था। हाँ मतलब ठीक है, तो ऐसा है ना कि ये जो कार्बन एटम का आपका जो मास आया, अगर मतलब कार्बन एटम एटम का जो एक्चुअल में मास होता है, अगर लाइक आप स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह यूज करके जो भी करोगे, आप कार्बन एटम का एक सिंगल एटम का मास अगर आप निकालते हो और अगर आप उसको 12 से डिवाइड कर देते हो तो आपको इतनी ही क्वांटिटी मिलती है, किसमें, केजी में मिलती है। ठीक है, तो इसको हम यही कह सकते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। यानी कि कार्बन एटम का एक्चुअली में जितना मास होता है, अगर आप उसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगी केजी में, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट मास बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ही बस आपको यहाँ पर समझना है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन का मास कितना होगा एक एटम का, तो 1 यूनिट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो बाकी इसको फिर कल सुबह डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपके मोल कॉन्सेप्ट में भी काम आएगा केमिस्ट्री में, तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा अच्छे से डिटेल में बता दिया। तो इसको बाकी सुबह हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी जो आपका टेस्ट है वो